नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्याप्त नंबर नहीं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार गिराने की कर रही है कोशिश। 6 राज्यों की 3 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ खत्म। मतदाताओं ने नहीं दिखाया उत्साह। लोकसभा उपचुनाव में कम रही वोटिंग। संगरूर में 37% तो रामपुर में हुई 38% वोटिंग। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी को हाईकमान से मिला इनाम। कांग्रेस कार्य समिति में किया गया शामिल। शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 443 अंकों से चढ़कर 52,266 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 143 अंकों की बढ़त के साथ 15,557 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। ये खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी है। महाराष्ट्र में सियासी तूफान इस वक्त अपने शवाब पर है। अभी बता पाना मुश्किल है कि सीएम उद्धव उस तूफान का सामना कर पाएंगे या उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। बाजी किसी के भी हाथ में जा सकती है। वहीं आज पूरा दिन वार पलटवार और शक्ति प्रदर्शन का दौर चला, यानी आज का घटनाक्रम बेहद दिलचस्प रहा। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल मची हुई है और असम सरकार इस पूरे मामले में बेहद दिलचस्पी दिखा रही है। आलम यह है कि असम में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन सीएम का पूरा ध्यान बागी विधायकों की चौकीदारी में लगा हुआ है। हम महाराष्ट्र की राजनीति में ईडी की एंट्री की भी बात करेंगे। कैसे शिवसेना में ईडी के सहारे बीजेपी ने कराई बगावत, साथ ही ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी और अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध पर भी हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव सरकार और बीजेपी दोनों की तरफ से सभी दांव पेच लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये समझना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। वैसे उद्धव की रणनीति देखकर तो पलड़ा शिवसेना का ही भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना ने भी बता दिया है कि मैदान में आ जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ रहा आज दिन भर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। शिंदे के साथ उनकी डील पक्की हो गई थी, लेकिन अचानक संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि शिवसेना अपने विधायकों की बात मानेगी। अगर विधायक कहते हैं कि एमवीए छोड़ना है तो छोड़ देंगे, लेकिन शिवसेना ने यह भी दावा कर दिया कि सीएम शिवसेना का होगा और वो एकनाथ शिंदे ही हो सकते हैं। यानी गेंद एक बार फिर बीजेपी के पाले में फेंक दी गई है। ऐसे में 2.5 साल पहले जिस कारण से बीजेपी और शिवसेना अलग हुए थे, शिवसेना ने वो ही मांग फिर रख दी है। इस मांग से शिंदे के साथ गए विधायक वापस लौटने को भी तैयार दिख रहे हैं। राउत दावा भी कर रहे हैं कि 21 विधायक लौटने वाले हैं। दूसरी ओर आज सुबह शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की। चिट्ठी संजय शिरसाट ने लिखी है, जिसमें उन्होंने बगावत के कारण बताए हैं। आरोप सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आप कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों की तो सुनते थे, लेकिन अपनी पार्टी शिवसेना के विधायकों की सुनते नहीं थे, जबकि शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। शिवसेना की बगावत पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवसेना की बगावत को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी अपने वोट बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। कांग्रेस एमवीए गठबंधन के साथ थी और आगे भी बनी रहेगी। इस बीच गुवाहाटी में जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हैं, वहां पर टीएमसी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के विधायकों को मेघालय शिफ्ट कर सकती है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा गुवाहाटी में विधायकों से मिलने भी पहुंचे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि बीजेपी को शिवसेना के विधायकों के वापस लौटने का डर भी लग रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि शिंदे अलग गुट की मान्यता का दावा कर सकते हैं और इस पर फैसला डिप्टी स्पीकर को ही लेना है। महाराष्ट्र में आया ये तूफान अभी थमता नहीं दिख रहा है और ये तूफान किसे कितना नुकसान करेगा ये बता पाना अभी जरा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य असम में बाढ़ ने जरूर जबरदस्त नुकसान किया है, लेकिन अफसोस कि असम सरकार क्या इस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो तो महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान में दिलचस्पी ले रही है। क्या है असम के हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बीजेपी शासित असम में बाढ़ के कारण भारी तबाही मची हुई है। बाढ़ से राज्य में अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 55 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इनका संपर्क भी टूट गया है। लेकिन असम में मची इस तबाही के दौरान असम की बीजेपी सरकार का बाढ़ पीड़ितों पर कम, महाराष्ट्र के विधायकों पर ज्यादा ध्यान है। दरअसल सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों महाराष्ट्र से गुवाहाटी आए विधायकों की आवभगत में लगे हुए हैं और उन पर फोकस कर रहे हैं, जबकि इस समय उनकी जरूरत बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा है। लेकिन बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता पर लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के लिए जनता से ज्यादा सत्ता जरूरी है, जिस कारण से राहत काम की गति धीमी पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव के काम में सहयोग करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, असम में अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहे हमारे भाइयों और बहनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से बचाव और पुनर्वास कार्यों में सहायता करने का आग्रह करता हूं। असम में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो सबकी रक्षा करें। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि इस मुश्किल समय में असम के बहनों भाइयों के साथ खड़े हों और राहत कार्य में हर संभव मदद करें। यानी असम में सत्ताधारी पार्टी को अपने राज्य की चिंता नहीं है, जबकि कांग्रेस का पूरा फोकस बाढ़ पीड़ितों पर नजर आ रहा है और ये बीजेपी की सत्ता भूख को दर्शाता है। असम में न जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितनों की जान चली गई। असम को केंद्र की मदद की जरूरत है, लेकिन केंद्र इस समय शिवसेना की बागी नेता एकनाथ शिंदे की मदद में लगा है और ये मदद ईडी के जरिए पहुंचाई जा रही है। आखिर कैसे ईडी के सहारे बीजेपी ने कराई शिवसेना में बगावत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे हो या फिर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव हो या फिर रविंद्र बाइकर या फिर अनिल परब, सभी को केंद्र की जांच एजेंसी ईडी और आईटी का डर दिखलाया जा रहा है। इसी डर के चलते शिवसेना में बगावत हो गई है। ईडी और आईटी के रडार पर आए अधिकांश लोग बागी हो गए हैं और जो बगावत नहीं कर रहे उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बागी गुट से दूरी बनाने वाले अनिल परब से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। उनसे ईडी ने मंगलवार को पूछताछ की, फिर बुधवार को बुलाकर पूछताछ की। उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है, लेकिन वो उद्धव के साथ होने की बात कह रहे हैं। परब का हाल भी एनसीपी विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसा हो सकता है, जो लंबे समय से जेल में है। जेल जाने का डर सिर्फ परब को नहीं लग रहा है, बल्कि शिंदे के साथ गए अधिकांश विधायकों को लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे के करीबी कुछ बिल्डर भी ईडी के रडार पर आ गए हैं, जिनके दबाव में शिंदे को शिवसेना से बगावत करनी पड़ी है। शिंदे के साथ गुवाहाटी में डटे प्रताप सरनाइक को इस बात की चिंता नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या महाविकास अघाड़ी की ही बनी रहेगी। ओवला मांझीवाड़ा से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे वेहंग से कुछ महीने पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है। उनके घर और कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। 1 साल पहले सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सरनाइक ने लिखा था कि पीएम मोदी को नाराज ना करें, उनसे करीबी बनाकर रखें, जिससे हम जैसे कई विधायक संकट से बचे रहेंगे। लेकिन शायद उद्धव ने सरनाइक की बात नहीं मानी। कुछ ऐसी ही कहानी भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की है। उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी। 4 दिन तक जांच चली थी। दावा किया जा रहा है कि आईटी वालों को बहुत कुछ गड़बड़ी मिली है। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी दूर रहे और आईटी से राहत मिले, इसलिए यामिनी जाधव इस समय गुवाहाटी में है। इसके साथ ही शिवसेना के कई और दूसरे विधायक ईडी के रडार पर हैं। कई विधायक तो दावा कर रहे थे कि ईडी उन्हें कभी भी नोटिस भेज सकती है, लेकिन अब वो विधायक राहत की सांस ले रहे हैं जो शिंदे के साथ हैं। लेकिन जो उद्धव के साथ हैं, उन्हें सरकार के साथ चिंता ईडी की भी हो रही है। साफ है, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है, बल्कि वजह दूसरी है। यानी दावा किया जा रहा है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके पीछे बीजेपी की साजिश है और बागी विधायकों को उद्धव से नहीं बल्कि ईडी की कार्यवाही का डर है। वैसे ईडी का ये खेल तो इस समय लगभग पूरे देश में ही चल रहा है। जो सरकार का विरोध करता है, उसके घर ईडी पहुंच जाती है और इस वक्त ईडी के निशाने पर कांग्रेस है। राहुल गांधी से पूछताछ चल ही रही है और अब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड
मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल जवाब की तैयारी कर चुका है और इसके लिए ईडी ने एक बार फिर सोनिया गांधी को समन भेजा है। दरअसल सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना था, पर उन्होंने बुधवार को ईडी को पत्र लिखकर अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कुछ सप्ताह के लिए पूछताछ टालने का आग्रह किया था, जिसे जांच एजेंसियों ने मान लिया है और आज ईडी ने उन्हें जुलाई के बीच तक ईडी दफ्तर आने के लिए कहा है। इससे पहले उन्हें 8 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उस समय भी तबीयत ठीक न होने के कारण वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं गई और नई तारीख के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 23 जून को पेश होने के लिए कहा था, पर अब भी वो पेश नहीं हुई हैं। बता दें कि 2 जून को सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद 12 जून को सेहत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसी वजह से वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर 5 दिनों तक 56 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ईडी के हाथ खाली ही दिख रहे हैं, यानी सवाल जवाब में अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। तो इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन फिर भी सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर ईडी का विरोध किया है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पूछताछ गलत हो रही है। मोदी सरकार राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकी। ऐसे में अब उनको एक और समन भेज दिया गया है और जुलाई में बुलाया है। जाहिर है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सरकार को उसकी मनमानी अब भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि अब देश के युवा और किसान ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतों में बैठकें हो रही हैं। पंजाब के किसान संगठन भी तैयारी में जुटे हैं। छात्र संगठन भी किसानों के साथ बैठकें कर रहे हैं और ये सब तैयारी हो रही है केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में। 21 जून को हरियाणा के जींद में भी ऐसी ही एक बैठक हुई, जिसमें राज्य की 70 खापों के लोग जुटे और ऐलान कर दिया गया कि योजना वापस नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी तरह बैठक रोहतक में 22 जून को हुई। 30 से ज्यादा किसान संगठन और खापों के प्रतिनिधि जुटे। रोहतक की बैठक में किसान आंदोलन की तरह अग्निपथ योजना के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने का फैसला कर लिया गया है। खाप नेताओं और किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ भर्ती योजना में जो युवक भाग लेगा उसे सामाजिक रूप से अलग कर दिया जाएगा। रोहतक में हुई महापंचायत के बाद खाप नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बैठक में कई फैसले लिए गए, जिनमें पहला निर्णय अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का है। खाप नेता ने कहा, हम इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को सामाजिक रूप से अलग थलग करने का प्रयास करेंगे। हम इस योजना का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका मकसद युवाओं को अग्निवीर बनाकर मजदूरों के रूप में काम पर रखना है। हम युवाओं के लिए बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन समुदाय ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन ऐसे कॉर्पोरेट घरानों और नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा जिन्होंने 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। इसके साथ ही 24 जून को होने वाले आंदोलन की भी तैयारी कर ली गई है। किसानों के साथ खाप से जुड़े लोग भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें खाप के फैसले के बारे में बताया जाएगा। 27 जून से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। अग्निपथ योजना का विरोध अब सिर्फ युवा नहीं, देश का किसान भी कर रहा है और इसी के चलते कल किसान और खाप पंचायतों का सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। हालांकि सरकार अपने खिलाफ हो रहे इस विरोध से टेंशन में है, लेकिन इस वक्त सरकार को एक और टेंशन है और वो है राष्ट्रपति चुनाव की, जिसके लिए एनडीए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन फिर भी उसे क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। उनके चुनाव जीतने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। मुर्मू कल यानी 24 जून को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इसके लिए वो दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली में आज वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है, जिनका समर्थन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण बीजेपी को चिंता हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट का खेल ना हो, इसलिए बीजेपी अपने नेताओं पर नजर बनाए हुए है। यहां तक कि राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद भी वो लगातार मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक विधायकों को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई, जहां चुनाव को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सभी विधायकों को एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को कहा गया। अब बीजेपी तो अपने विधायकों से मुर्मू को
वोट देने की अपील कर रही है। लेकिन वहीं अब तक विपक्ष के साथियों ने बीजेपी के आदिवासी कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दुविधा छत्तीसगढ़ और झारखंड के सामने है, मगर अभी तक उन्होंने मुर्मू के समर्थन की बात नहीं कही है। अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे बीजेपी के कार्ड की काट निकालता है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर बीजेपी के प्लान की। भारतीय जनता पार्टी हर दांव बेहद सोच समझ कर चलती है। ऐसे में अब बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को साधने की कोशिश में लग गई है और उसके जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने की जुगत में है। आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, क्योंकि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद कयास थे कि उन्हें लोकसभा भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें उपचुनाव में भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी सरकार ने अपनी कैबिनेट से एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री का भी पत्ता काट दिया। लेकिन बीजेपी ने तो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है और बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने नकवी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसा करके पार्टी एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। इससे नकवी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, साथ ही जम्मू कश्मीर जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम उपराज्यपाल बनाकर मुस्लिमों को साध पाएगी, जिससे चुनावों के दौरान उसे फायदा मिल सके। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में भी अगले कुछ महीनों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी का ये दांव होगा सफल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।